आपको पता है लेट 1990s के टाइम पे जिम्बाब्वे एक ऐसी टीम बन गई थी ना जो कैपेबल थी हर एक इंटरनेशनल टीम को हराने की। जहां पर पाकिस्तान के अगेंस्ट ये टेस्ट सीरीज जीते वो भी पाकिस्तान के अंदर ही, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये ओडीआई सीरीज जीते, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड इंग्लैंड जैसी टीम को हराना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। यहाँ तक कि इन्होंने इंडिया तक को हरा दिए थे एक टेस्ट मैच में। 1999 का जो वर्ल्ड कप होता है वहां पर जिम्बाब्वे सुपर 6 में फिनिश करते हैं एंड ओवरऑल 5th रैंक आती है उनकी। एंड किसी ने इमेजिन भी नहीं करा था जिम्बाब्वे सुपर 6 खेलेगी जहां पर वो इंडिया को हराती है, साउथ अफ्रीका को हराती है। एंड बात यहां तक बढ़ गई थी कि एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में जिम्बाब्वे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम बन सकती थी। पर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि आने वाले टाइम में जिस टीम का फ्यूचर इतना ब्राइट दिख रहा था उसके अगर हम टेस्ट रैंकिंग की बात करें तो वो 10th है, वहीं पर ओडीआई रैंकिंग की बात करें 11th एंड T20I की बात करें तो वो 12th है। द राइज एंड डाउनफॉल ऑफ जिम्बाब्वे क्रिकेट, ये बात है लेट 1800s की। जिम्बाब्वे, जिसका नाम पहले जिम्बाब्वे नहीं बल्कि रोडेशिया हुआ करता था, एक्चुअली में एक ब्रिटिश की कॉलोनी थी। उस टाइम पे जो व्हाइट्स थे वो अक्सर वहां पे क्रिकेट खेला करते थे एंड उन्होंने एक्चुअली में पूरे जिम्बाब्वे में क्रिकेट को पॉपुलर करवा दिया था। पर ब्लैक्स को क्रिकेट उतना खेलने नहीं दिया जाया करता था। ब्लैक्स हार्डली क्रिकेट खेल पाते थे, उनको काफी कम चांसेस मिलते थे। अब इंडिपेंडेंट होने के बाद रोडेशिया को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल जाती है एंड रोडेशिया का नाम रोडेशिया से चेंज करके जिम्बाब्वे पड़ जाता है। अब व्हाइट्स ने एक्चुअली में क्रिकेट को काफी ज्यादा पॉपुलर कर दिया था जिम्बाब्वे में एंड इसी वजह से 1981 में आईसीसी अनाउंस करती है कि जिम्बाब्वे एक एसोसिएट मेंबर बन चुकी है। अब धीरे धीरे जिम्बाब्वे भी एक्चुअली में अपना डोमेस्टिक क्रिकेट को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी, जहां पर वो अपने स्कूल क्रिकेट को भी स्ट्रॉन्ग कर रही थी। एंड 1983 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है वहां पर जिम्बाब्वे एक ऐसी चीज करती है जो पूरी दुनिया को हैरान कर देती है। अब 1983 का वर्ल्ड कप आते आते डंकन फ्लेचर, डेव हॉक्टन, केविन करन एंड जॉन ट्रेकोस जैसे प्लेयर काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं एंड फेस बन जाते हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट के। इसके बाद अब जैसे 1983 का वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है किसी को इतनी उम्मीद नहीं थी जिम्बाब्वे से एंड सब लोगों को लग रहा था यार ये तो एसोसिएट नेशन है, एसोसिएट मेंबर से हार फूर के चले जाएंगे। बट एक्चुअली में जिम्बाब्वे एक ऐसा चीज करती है जिसको देख के किसी को यकीन नहीं होता, क्योंकि जिम्बाब्वे उस टाइम की ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है। अब 1983 की ऑस्ट्रेलियन टीम को हराना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि उस ऑस्ट्रेलियन टीम में एक्चुअली में काफी स्टार्स थे पर इस जिम्बाब्वे टीम में कोई स्टार नहीं था। इस मैच में जिम्बाब्वे के कैप्टन डंकन फ्लेचर एक ऐसी परफॉर्मेंस दिखा देते हैं जिसको वन ऑफ द क्रेजीएस्ट परफॉर्मेंस कहा जाता है आज तक के वर्ल्ड कप की। डंकन फ्लेचर पहले बैटिंग करते हुए 69 रन बनाते हैं, वहीं पर बॉलिंग करते हुए 4 विकेट्स लेते हैं एंड इसी वजह से जिम्बाब्वे 13 रन से मैच जीत जाती है एंड इसको वन ऑफ द बिगेस्ट अपसेट कहा जाता है आज तक की वर्ल्ड कप हिस्ट्री का। अब 1983 के वर्ल्ड कप के बाद जिम्बाब्वे एक्चुअली में काफी ज्यादा इंप्रूव करना शुरू हो जाती है, जहां पर उनका जो डोमेस्टिक क्रिकेट होता है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। स्कूल क्रिकेट तो इंप्रूव होता ही है एंड जो 1992 का वर्ल्ड कप आने वाला होता है उस टाइम तो वो एक और शौक दे देती है। 1992 का जो वर्ल्ड कप होता है उस वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे इंग्लैंड को हरा देती है, जो कि बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। अब इस वर्ल्ड कप के कुछ टाइम बाद आईसीसी एक्चुअली में डिसाइड करती है कि जिम्बाब्वे अब एक एसोसिएट मेंबर ही नहीं रहेगी बल्कि प्रॉपर टेस्ट नेशन बन जाएगी। 1992 में जिम्बाब्वे बन जाती है 9th टेस्ट नेशन। अब जिम्बाब्वे जो अपना पहला टेस्ट मैच खेलती है वो खेलती है इंडिया के अगेंस्ट एंड किसी को उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे इंडिया का ये हाल करेगी। पूरी दुनिया को लग रहा था कि इस मैच को तो यार इंडिया आराम से जीत जाएगी, कुछ बड़ा मैच नहीं है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जिम्बाब्वे के कुछ और ही प्लान्स थे। जिम्बाब्वे इस मैच में भाई इंडिया को ऐसा खेलती है कि भाई ये ड्रॉ हो जाता है मैच। ये चीज एक्चुअली में उस टाइम पे अनबिलीवेबल थी कि भाई जिम्बाब्वे ने ड्रॉ निकाल लिया इंडिया के अगेंस्ट। अब जिम्बाब्वे को नए सुपरस्टार्स मिल रहे थे, हीथ स्ट्रीक, एंडी फ्लार, ग्रैंट फ्लार, हेनरी ओलोंगो, पॉल स्ट्रैंक, नील जॉनसन, काफी बड़े बड़े नाम जुड़ चुके थे जिम्बाब्वे क्रिकेट के साथ एंड इसी के बाद शुरू हो रही थी जिम्बाब्वे क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन। 1997 से 2002 का जो टाइम पीरियड था इसको जिम्बाब्वे क्रिकेट का गोल्डन जनरेशन कहा जाता है। एंडी फ्लार आते हैं जो कि अपने टाइम के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन बन जाते हैं। हाँ, ये वही एंडी फ्लार है जो अभी आरसीबी के साथ 2 बार लगातार चैंपियंस बने हैं। हीथ स्ट्रीक एक ऐसे फास्ट बॉलर निकल के आते हैं जो कि सिर्फ एक मामूली से फास्ट बॉलर नहीं थे, ये एक कैप्टन थे एंड एक्चुअली में एक लीडर थे एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जिम्बाब्वे के प्लेयर रह चुके हैं अभी तक के। नील जॉनसन साउथ अफ्रीका से आते हैं जिम्बाब्वे वापस एंड भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस खेल के जाते हैं अपने पूरे करियर में जिम्बाब्वे के लिए। अब इसके बाद जिम्बाब्वे का एक ऐसा टूर आने वाला था जो कि उनके लिए काफी ज्यादा चैलेंजिंग था एंड लग रहा था पूरे वर्ल्ड को कि जिम्बाब्वे इसको फेस नहीं कर पाएगी। ये था 1998 का पाकिस्तान के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज का टूर। पाकिस्तान की इस टीम में स्टार्स भरे हुए थे, सईद अनवर, इंजमाम उल हक, मोहम्मद यूसुफ, मोइन खान, वसीम अकरम, वकाद यूनिस, सकलीन मुश्ताक, शोएब अख्तर एंड जिम्बाब्वे समहाउ ये सीरीज जीत जाती है। अब पाकिस्तान टूर तो इनका काफी ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन इसके बाद आने वाला था 1999 का वर्ल्ड कप, जहां पर ये भाई इंडिया को हराती है। 1999 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है इसको भाई पीक जिम्बाब्वे कहते हैं, क्योंकि भाई ये इंडिया को हरा देती है।
इंडिया ही नहीं है, साउथ अफ्रीका को भी हराती है, सुपर 6 में जाती है, 5th आती है भाई इस वर्ल्ड कप में। अब पूरा क्रिकेट वर्ल्ड ये कह रहा था कि जिम्बाब्वे कोई मामूली टीम नहीं है, ये टॉप 6 के अंदर तो आती ही है भाई। अब अभी तक तो जिम्बाब्वे क्रिकेट के लिए सब कुछ काफी ज्यादा स्मूथ जा रहा था, पर किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अब क्या होने वाला है। इससे बुरा डाउनफॉल शायद ही हमने क्रिकेट की हिस्ट्री में आज तक किसी नेशन का देखा है। 2002 के बाद जिम्बाब्वे क्रिकेट का इतना बुरा हाल होता है कि भाई आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। अब ईयर 2000 के बाद जिम्बाब्वे में एक्चुअली में काफी ज्यादा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस आते हैं, जिसकी वजह से जो पूरा नेशन होता है वो एकदम टूट सा जाता है। जिम्बाब्वे की इकोनॉमी का जो एक्चुअली में बैकबोन था वो एग्रीकल्चर था, एंड इसी एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल हो जाता है। अब जिम्बाब्वे की गवर्नमेंट एक लैंड रिफॉर्म प्रोग्राम निकालती है, जिसके अंदर भाई काफी सारी जमीनें जो होती है वो ले ली जाती है जिम्बाब्वे के लोगों से। अब इसी चीज की वजह से जितने भी जिम्बाब्वे में बिजनेसेस होते हैं वो बंद हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा बढ़ जाती है एंड हाइपर इन्फ्लेशन आ जाती है। जिम्बाब्वे की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि इमेजिन करो जो आप ब्रेड खरीद रहे हो वो 40 रुपए का है, लेकिन कल आप उसको खरीदोगे वो 400 का हो गया है, एंड सिर्फ भाई 3 दिन के अंदर वो 4000 का हो गया। इतनी बुरी हालत हो गई थी जिम्बाब्वे में। पर अब आप में से शायद लोग सोच रहे होंगे कि जिम्बाब्वे की इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से इनकी क्रिकेट टीम में क्या असर आ रहा है, बट एक्चुअली में यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन था, क्योंकि इसी की वजह से जिम्बाब्वे क्रिकेट एकदम खत्म सी हो जाती है। इनके बोर्ड के पास पैसे नहीं होते, इनका स्टेडियम्स वगैरह भी चलाने का बिल्कुल भी खर्चा नहीं होता। जिम्बाब्वे क्रिकेट का इतना बुरा हाल हो गया था कि इनके पास पैसे ही नहीं बचे थे क्रिकेटर्स को पे करने के लिए, एंड कई महीने तक तो पे ही नहीं करा है भाई इनको। पैसों से बढ़कर जिम्बाब्वे के जितने भी क्रिकेटर्स थे उनको एक और चीज सबसे ज्यादा चुभी, जो कि थी पॉलिटिक्स ने एंटर कर दिया क्रिकेट। इसके बाद आया 2003 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां पर 2 प्लेयर्स के एक डिसीजन की वजह से पूरा जिम्बाब्वे क्रिकेट आज तक चेंज हो जाता है। 2003 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप होता है उस टाइम पे एक्चुअली में जिम्बाब्वे को होस्ट थी इस वर्ल्ड कप के। इमेजिन करो वैसे भाई पूरी कंट्री खत्म सी है एंड ये को होस्ट है इस वर्ल्ड कप के। पर इस वर्ल्ड कप के शुरू होते ही जिम्बाब्वे क्रिकेट के 2 सबसे बड़े प्लेयर हेनरी ओलोंगो एंड एंडी फ्लावर एक बहुत बड़ी चीज कर देते हैं। अब जैसे जिम्बाब्वे का मैच शुरू होने वाला होता है उससे कुछ टाइम पहले हेनरी ओलोंगो एंड एंडी फ्लावर जैसे ही पिच पे उतरते हैं तो हम सब देखते हैं कि उनके हाथ में ब्लैक आर्म बैंड होता है। पर ये जो ब्लैक आर्म बैंड होता है किसी कोच या किसी प्लेयर के लिए नहीं होता, बल्कि दूसरे रीजन के लिए होता है। ये ब्लैक आर्म बैंड जो ये दोनों पहनते हैं ये किसी और रीजन के लिए नहीं, बल्कि जिम्बाब्वे में डेथ ऑफ डेमोक्रेसी को दिखाने के लिए पहनते हैं। पर जैसे ये दोनों इस चीज को करते हैं इसके बाद इन दोनों का करियर एकदम से खत्म हो जाता है। हेनरी ओलोंगो की बात करें तो हेनरी ओलोंगो को काफी ज्यादा डेथ थ्रेट्स आने शुरू हो जाते हैं। एंडी फ्लावर के साथ भी कुछ सेम ही सीन होता है, जिसकी वजह से एंडी फ्लावर रिटायरमेंट ले लेते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट से। कैप्टन हीथ स्ट्रिक को अचानक से रिमूव कर दिए जाते हैं जिम्बाब्वे की नेशनल टीम के कैप्टनसी से। अब इसी चीज के अगेंस्ट काफी सारे और प्लेयर्स जब कहते हैं तो उनको भी भाई या तो टीम से निकाल दिया जाता है या तो रिटायर करवा दिया जाता है। एंड इसके बाद काफी इनएक्सपीरियंस एंड यंग प्लेयर्स को भाई खेलने उतार दिया जाता है, जो कि साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया जाते हैं एंड भाई बुरी तरह से हार कर आते हैं। एंड 2005 तक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि भाई जिम्बाब्वे क्रिकेट और भाई खेल ही नहीं सकती टेस्ट क्रिकेट, एंड भाई क्यों उनका लेवल नहीं था। आईसीसी भी जिम्बाब्वे को फंड करना बंद कर देती है एंड जिम्बाब्वे वन ऑफ द वीकेस्ट टीम बन जाती है फुल मेंबर्स की लिस्ट में। इसके बाद अगर हम फास्ट फॉरवर्ड करें 2011 से 2020 के बीच में, तो जिम्बाब्वे क्रिकेट कुछ भी खास नहीं करती, ना ही ज्यादा टेस्ट खेल पाती है, ना ही कुछ ऐसी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करके दिखा देती है कि दुनिया शॉक हो जाए। अब 2021 आते आते सिकंदर रजा, ब्लेसिंग मुसरबानी, ब्रायन बेनेट जैसे प्लेयर्स आ तो रहे हैं जिम्बाब्वे की टीम में, पर इनकी भी परफॉर्मेंस इतनी कुछ खास नहीं है कि भाई ये चेंज कर दे पूरे जिम्बाब्वे क्रिकेट को। एंड अभी के टाइम में हम बात करें तो जिम्बाब्वे क्रिकेट 10th पोजीशन में टेस्ट क्रिकेट में, वहीं पर भाई 11th है वो ओडीआई में एंड 12th है वो T20s में। जिम्बाब्वे क्रिकेट एक्चुअली में बताती है कि सिर्फ टैलेंट जरूरी नहीं होता किसी नेशन में क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, बल्कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, ये सब चीजें भी मैटर करती है। यहाँ पर एक टाइम पे जिम्बाब्वे टॉप 6 नेशंस में आ गई थी, लेकिन एक आज का टाइम है जहां पर ये सबसे नीचे है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना एंड ऐसी और वीडियोस के लिए मेक श्योर टू सब्सक्राइब।